तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर, देखो उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है ना, पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर रहती है, क्षैतिज रहती है। ऊर्ध्वाधर से 23 डिग्री का कोण बनाती है, 67 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक में, अर्धचालक की बात हो रही है, किसी अर्धचालक में किसके अनुगमन के कारण धारा प्रवाह होता है। तो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर में पढ़ा था, पीएन संधि डायोड, अग्रअवनति पश्चावनति। जब अग्रअवनत में होता है तो बहुसंख्यक वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक वाहक होते हैं कोटर और होल। मतलब कि दोनों के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में है। तो ये तो हमको बड़े आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन से आ जाएगा। देखो अगर आपको नहीं भी मालूम है, देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबको मालूम होता है, 9.1 गुणित 10⁻31। और अधिकतर सभी लोगों को प्रोटॉन का भी मालूम होता है। ये तो क्वेश्चन में यूज ही होते रहते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की। तो 1.67 इंटू 10⁻27। देखो माइनस की घात का मतलब क्या होता है, जो जितना बड़ा वो उतना ही छोटा। तो सबसे छोटा तो इसमें हमको इलेक्ट्रॉन ही लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन ही ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। उसके बाद प्रोटॉन भी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आराम से सही हो जाएगा, बिल्कुल 100%। अब आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्स किरणों के वेग का, एक्स किरणों के वेग का गामा किरणों के वेग से अनुपात होगा। गामा किरणों के वेग से क्या अनुपात होगा। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं। एक एक सूत्र होता है, गाये परदृश्यमा रे। गा से हो गया गामा, गा ए से हो गया एक्स। गाये परदृश्यमा, पर से हो गया पराबैंगनी, पराबैंगनी। गाये पर दृश्य से हो गया दृश्य, दृश्य। माँ से हो गया माइक्रो, माइक्रो किरण है ना। गा ए पर दृश्य माँ रे से हो गया, देखो औरत छूट गया ना। गा ए पर दृश्य आ, दृश्य के बाद ये बीच में यहाँ पे देखो छूट गया, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे होगा औरक्त, औरक्त। उसके बाद माइक्रो, उसके बाद रेडियो। सूत्र बन गया ना हमारा, गा ए पर दृश्य आ मा रे, गाये पर दृश्यमा रे। और इसी के साथ क्या करेंगे हम, ये लेमडा होता है मिनिमम और ये लेमडा होता है मैक्सिमम। याद हो गया ना, इधर से जाएंगे तो बढ़ता हुआ जाएगा, है ना। चलो अब एक बात और, लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेग के। एन बराबर C/V से निकाल लेंगे। अगर लेमडा कम है तो वी भी कम है। तो लेमडा तो वी, देखो एक्स किरणों का जो लेमडा होगा, तरंग दैर्घ्य होगा, वो गामा किरणों से ज्यादा होगा। इसी प्रकार एक्स किरणों का वेग भी मैक्सिमम होगा गामा किरणों की तुलना में। यहाँ पे हो गया गामा मिनिमम, गामा मिनिमम हो गया ना। इतना समझ में आ गया, थोड़ा रब करते हैं इसको। मिनिमम हो गया, एक्स वी मैक्स आ गया और गामा वी मिनिमम आ गया। जब भी हम अधिक संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा आंसर ए से बड़ा आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Fg और Fe क्रमशः गुरुत्व और स्थिर विद्युत बल 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण मध्य दर्शाते हैं। Fg और Fe अनुपात की कोट होगी। चलो ये तो बिल्कुल सिंपल सा ये भी सवाल है। देखो Fg होता है बराबर होता है 10 की पावर
माइनस 43 Fe के, इसको हम इधर ले आएंगे और ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। Hg/Fe ये एक सूत्र मतलब एक कंडीशन होती है, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि जो ये होता है गुरुत्वीय बल होता है ये बहुत ही क्षीण होता है, परंतु ये अति दीर्घ परासी होता है। और विद्युत बल क्या होता है, अत्यधिक प्रबल होता है, लेकिन बहुत ही क्षीण परासी होता है, ऐसा होता है। चलो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है, तो पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति। आवृत्ति देखो, मच्छरों की भिनभिनाहट की जो आवृत्ति होती है वो शेर की दहाड़ से अधिक होती है, क्योंकि आवृत्ति आवृत्ति मतलब क्या होता है, 1 मिनट या 1 सेकंड में किया गया मतलब कितने राउंड काम होता है। तो मच्छर होता है देखो 1 सेकंड में हजारों बार पंख फड़ 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 करता है ना, तो उसकी आवृत्ति बढ़ गई। और शेर शेर तो एक बार मुंह खोले और 2 सेकंड 3 सेकंड बाद बंद करे, तो उसकी आवृत्ति हो गई कम। तो आवृत्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, इसलिए मच्छर की पिच अधिक होती है, शेर की दहाड़ की पिच कम होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर 2 की स्पीड से आ रहा है ना, 2 की स्पीड से आ रहा है, तो जो इसका प्रतिबिंब यहाँ होगा वो इसकी तरफ कैसे आएगा, तो ये भी एक कंडीशन होती है, जस्ट दुगना होता है इसका। अगर ये 2 की स्पीड से आ रहा है तो ये 4 की स्पीड से आ रहा है, ये इसको मारने जा रहा है 2 की स्पीड से, तो ये और तेज आ रहा है मारने 4 की स्पीड से, कि हम तुमको पहले मार ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब जल को 0 से 20 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन, देखो आयतन पूछ रहा है। अब यहाँ से आज हम लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे आयतन क्या है, घनत्व क्या है। देखो जो जल की कहानी क्या होती है थोड़ा डिफरेंट होती है। ये हो गया 0, ये हो गया 20। इसको 0 से 20 तक जाने के लिए ये एक स्टेशन है 4 डिग्री सेल्सियस का, यहाँ से इसको गुजरना पड़ेगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में आयतन पूछ रहा है ना। तो जल का आयतन क्या होता है, 0 से 4 डिग्री तक आयतन जल का क्या होता है, घटता है। v क्या होता है, घटता है। और जैसे ही 4 डिग्री ये स्टेशन को पार कर लेगा उसके बाद जल का आयतन बढ़ने लगता है ना, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से फिर 100 डिग्री तक बढ़ता जाएगा ना। अब इसी के जस्ट उल्टा हम घनत्व की बात कर देते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो घनत्व होता है वो तो बढ़ता है केवल 4 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन जैसे ही इस स्टेशन को पार करेगा 4 डिग्री सेल्सियस को, इसका घनत्व फिर हमेशा घटेगा। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई ना। तो इसमें अब ऑप्शन क्या होगा बताइए, 0 से, तो ये तो पहले क्या है, घटेगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, क्योंकि हमसे आयतन पूछा है ना। अगर यहीं पर हमसे घनत्व पूछता तो क्या होता, चलो कमेंट करके बताओ आप लोग। अगर इसी क्वेश्चन में घनत्व पूछता तो आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक करते। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी केस नली को द्रव में सीधा खड़ा किया जाता है, तो केस नली में द्रव का तल ना तो ऊपर चढ़ता है और ना ही नीचे उतरता है, तो स्पर्श रेखा का स्पर्श कोण का मान बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन की थ्योरी मैंने कल क्लास में कराई थी फिजिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन में, तो जाइए वहाँ से देखिए, और अगर आपको ऐसे ही आता है तो आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है, तो ये क्वेश्चन, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है जी का मान 0 होता है, तो अगर जी का मान 0 है तो भार का भी मान 0 है, सीधी सी बात है।